हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसल गैंग्लिया के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी का रिवीजन में। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन, उसकी मॉड्यूलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो हमें सब्सटेंशिया निग्रा को टच किया था कि सब्सटेंशिया निग्रा में होते हैं डोपामिनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हमने ये देख लिया कि डायरेक्ट पाथवे जो है इंक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को और इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को। ठीक है, तो बेसिकली सब्सटेंशिया निग्रा जो कि मिड ब्रेन में होता है उसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, डोपामिनर्जिक फाइबर और एसिटाइल कोलिनर्जिक फाइबर। ठीक है, तो कोलिनर्जिक फाइबर बोलते हैं उनको। तो डोपामिनर्जिक फाइबर क्या करेंगे हमें वो देखने इस वीडियो में। तो डोपामिनर्जिक फाइबर जो है ये साइनेप्स करते हैं दोनों ही डायरेक्ट पाथवे पे भी और इनडायरेक्ट पाथवे पे भी। डायरेक्ट पाथवे पे D1 रिसेप्टर और इनडायरेक्ट पाथवे पे D2 रिसेप्टर से। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं डोपामिनर्जिक फाइबर जब D1 रिसेप्टर पे करते हैं तो पॉजिटिविटी अंदर इंक्रीज होती है। इसको क्या हम बोलते हैं, हम डीपोलराइजेशन। तो एक्साइट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथवे को वो एक्साइट करते हैं। डायरेक्ट पाथवे जो कि हमारा जो डायरेक्ट पाथवे है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। एक्साइटेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, पहले इंक्रीज हो रही थी तो इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज्ड एक्साइटेशन और इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक फाइबर्स डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं और इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को। ठीक है, D2 रिसेप्टर को वो D2 रिसेप्टर से वो दे विल इनहिबिट द इनडायरेक्ट पाथवे को। D2 रिसेप्टर पे जब एक्ट करेंगे तो डीपोलराइजेशन कम होगी, मतलब रीपोलराइजेशन होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी अंदर। तो इससे क्या होगा, दे विल इनहिबिट दिस पाथवे। इस पाथवे को इनहिबिट होने से क्या होगा, इनडायरेक्ट पाथवे से क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट पाथवे से हम देखें अगर अल्टीमेट गोल तो ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज इन मोटर एक्टिविटी। तो पहले डिक्रीज हो रही थी उसको हमने इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ रिजल्ट, इंक्रीज एक्टिविटी, इंक्रीज्ड एक्साइटेशन, इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी। समझ आया। तो बेसिकली जब डोपामिनर्जिक फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं, जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो टोटल जो रिजल्ट है जो कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा कमांड, वो बेसिकली एक्साइटेशन होगा, ओवरऑल एक्साइटेशन। ऑन द अदर हैंड अपोजिट इसके क्या होगा, कोलिनर्जिक फाइबर्स। तो इसीलिए हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है एसिटाइल कोलिन और डोपा का। ठीक है, तो डोपा जो एक्साइटेटरी है और एसिटाइल कोलिन जिसका अपोजिट इफेक्ट है, वो इनहिबिट करेगा डायरेक्ट पाथवे को और स्टिमुलेट करेगा इनडायरेक्ट पाथवे को। मतलब अल्टीमेटली वो डिक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को और ये इंक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को। ठीक है, तो इनका बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी डोपामिनर्जिक फाइबर्स एजिंग की वजह से या कुछ भी डिजनरेटिव चेंज होता है, जैसे पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली एसिटाइल कोलिन फाइबर ज़्यादा एक्साइट करेंगे, एसिटाइल कोलिन फाइबर जो है वो डोमिनेट करेंगे। एक्साइटेशन का काम नहीं होता इनका। एसिटाइल कोलिन डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि देयर इज डिक्रीज इन एक्टिविटी, इसीलिए एकाइनेजिया और हाइपोकाइनेजिया होता है पार्किंसन डिजीज में। ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली जो डोपामिनर्जिक फाइबर है ओवरऑल एक्साइटेशन का काम करता है। अगर वो फाइबर नहीं रहेंगे तो एक्साइटेशन कम हो जाएगी। ठीक है, मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये तो पार्किंसन डिजीज होता है एग्जांपल। अदरवाइज अगर एसिटाइल कोलिनर्जिक ये कोलिनर्जिक फाइबर्स अगर ब्रेक हो जाएं तो डोपा बढ़ जाएगा, तो हाइपरकाइनेजिया की सिचुएशंस आ जाएंगी, मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसका बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है और बेसल गैंग्लिया का यूजेस क्या है, अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे के लिए आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे के अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, आखिर क्या कर रहा है बेसल गैंग्लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का यूज क्यों है, हमारे बेसल गैंग्लिया में क्यों है ये दो पाथवे। अब देखो सुनो मेरी बात, जैसे मुझे फ्लैक्शन करना है। ठीक है, अब हमें पता है जब फ्लैक्शन करना होता है तो क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे से हमारा जो फ्लैक्शन का है कमांड जाएगी। तो बेसिकली
सबसे पहले बेसल गैंग्लिया को कभी भी सेरिबैलम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का काम होता है टू इनिशिएट द मूवमेंट, ठीक है, और सेरिबैलम का काम होता है टू फाइन कंट्रोल द मूवमेंट्स। मान लो मैं लिख रही हूँ तो फाइन कितनी प्रिसाइज कंट्रोल हो रही है, मेरी फिंगर्स, मेरे हैंड, मेरे लिप्स कितने प्रिसाइजली कंट्रोल हो रहे हैं, वो काम है सेरिबैलम का, ठीक है। अब कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करने का काम है बेसल गैंग्लिया का। तो अगर हम फंक्शंस पढ़ें बेसल गैंग्लिया का फंक्शन, ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन बेसल गैंग्लिया का है टू इनिशिएट द मूवमेंट्स। सबसे पहले मूवमेंट्स को इनिशिएट करने का काम होता है। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्टेक्स जो है, हमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्रेन सीएनएस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मोटर कॉर्टेक्स है, यहाँ सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, मोटर कॉर्टेक्स है, तो ये बेसिकली कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं जो अल्टीमेटली हमारी मसल्स को कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स कमांड देगा, मोटर कॉर्टेक्स जब कमांड देगा तो वो एक और इम्पल्स सेम उसकी कॉपी बेसल गैंग्लिया को भेज देगा कि उस कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में जो भी कमांड देने जा रहा है वो जो कमांड्स हैं उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो 10-12 पॉसिबल ऑप्शन है। मान लो ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मैं यहाँ से भी टच कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी टच कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी टच कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी टच कर। तो जो स्टार्ट होने की मूवमेंट है, अगर मान लो यहाँ पे कोई दीवार है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और मुझे यहाँ से टच करना है, तो मुझे नीचे से हाथ लेके टच करना होगा। तो ये जो चीज है, ये जो 10 पॉसिबल ऑप्शन है, कॉर्टेक्स पहले बेसल गैंग्लिया को भेजेगा वया दीज पाथवे, कोर्टिकोस्टैटल पाथवेज। समझ आया? तो अब क्या करेगा बेसल गैंग्लिया, वो डायरेक्ट पाथवे से मूवमेंट को इनिशिएट कराएगा, पहली चीज, ठीक है, ओके। तो दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हम कुछ कर रहे हैं, मान लो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं थकने जा रही हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे सामने फिनिशिंग लाइन दिख जाती है, ठीक है, तो हमारा कॉर्टेक्स जो है वो बेसल गैंग्लिया को फिर से स्टिमुलेट करेगा कि फिनिशिंग लाइन है, रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड से क्या रिलीज होगा? डोपामिन। डोपामिन से क्या होगा कि जो एक्साइटेशन है वो और ज़्यादा होगी, मैं थक गई हूँ लेकिन फिर भी मैं फिर से इनिशिएट कर पाऊंगी मूवमेंट को, ताकि मैं फिनिशिंग लाइन पर पहुंच पाऊँ। समझ रहे हो? तो बेसिकली मूवमेंट्स को मॉड्यूलेशन वाया डोपामिनर्जिक पाथवे। तो मॉड्यूलेशन में अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्या क्या होते हैं? डोपामिनर्जिक मॉड्यूलेशन, ठीक है, और एसिटाइल कोलिनर्जिक। तो एसिटाइल कोलिनर्जिक मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन जो है बेसल गैंग्लिया का क्या है कि ये मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट्स को, ठीक है। एंड थर्ड जो फंक्शन है बेसल गैंग्लिया का, वो क्या है? प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट्स। प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, प्लानिंग करेगा मूवमेंट्स की, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट उसी में है कि वो इनहिबिट करेगा जो मूवमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड। अब वो कैसे करेगा? हमने देख लिया कि डायरेक्ट जो पाथवे है उसका फंक्शन है किसी एक मूवमेंट को इनिशिएट करना, ठीक है। अब इनडायरेक्ट पाथवे का क्या फंक्शन है? हम चीज़ों को इनहिबिट क्यों करते हैं? अब मान लो मुझे फ्लैक्शन करना है तो मेरी एक्सटेंसर्स इनहिबिट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी उसमें। मान लो एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट होना है, ठीक है, हम फॉल कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो एंटी ग्रेविटी मसल्स का एक्साइट होना है तो फ्लैक्सस को इनहिबिट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर कॉर्टेक्स कोई 10 पॉसिबल वेज देता है एक मूवमेंट को करने के, तो एक को तो फाइनल कर देता है डायरेक्ट पाथवे से बेसल गैंग्लिया। अब इनडायरेक्ट पाथवे से इनहिबिट करेगा रेस्ट ऑल मूवमेंट्स विच आर नॉट पॉसिबल, ओके। तो इनहिबिशन का भी रोल है। डिक्रीज मोटर एक्टिविटी का क्या रोल है? इंक्रीज करेगा जो हमें मूवमेंट चाहिए। मान लो मुझे फ्लैक्स करना है तो फ्लैक्शंस को इंक्रीज करेगा, एक्सटेंसर्स को डिक्रीज करेगा। समझ आया? तो इनडायरेक्ट जो पाथवे है उसका सेपरेट फंक्शंस है ताकि रेस्ट मूवमेंट्स ना हो पाए, ठीक है। जब हम इनिशिएट करते हैं तो जो उनमें से परफेक्ट मूवमेंट है वही हो पाए। तो इसीलिए मोटर प्लानिंग में बेसल गैंग्लिया रोल प्ले करता है और इनहिबिट करता है जो मूवमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। लास्ट फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया इज मेंटेनिंग टोन एंड पोस्चर।
टोन एंड पोस्चर। क्योंकि जब भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की हम बात करते हैं, ठीक है, हमने अभी कुछ लास्ट वीडियोस में ही पढ़ा था कि कॉर्टेक्स फाइबर जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, उसमें इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट पाथवे की वजह से, इनहिबिशन की वजह से, ये जो इनहिबिशन है कॉर्टेक्स और रेटिकुलर ट्रैक को इनहिबिट किया जाता है। मतलब ये जो इनहिबिटरी जो इन्फ्लुएंस है कॉर्टेक्स का वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे। अब अगर कॉर्टेक्स का इनहिबिशन रेटिकुलर पे कम हो जाएगा, उसका क्या मतलब है कि नीचे जो रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स हैं ये टोन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो टोन इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट फाइबर्स, ठीक है। या फिर जब डायरेक्ट फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे डोपामिनर्जिक फाइबर्स डायरेक्ट फाइबर को एक्साइट कर रहा है, हमें पता है ये चीज, है ना। तो जब भी डोपामिनर्जिक फाइबर्स ब्रेक होंगे, डैमेज होंगे, जैसे हमारा पार्किंसन डिजीज, तो डायरेक्ट पाथवे जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इनडायरेक्ट पाथवे जो है एक्साइटेटेड रहता है। तो इनडायरेक्ट पाथवे जब मतलब डिक्रीज इन मोटर मूवमेंट, तो जो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजिडिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए पार्किंसन डिजीज में रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये है ओवरऑल फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। कुछ आई मूवमेंट से भी कनेक्शन होता है बेसल गैंग्लिया का, आई मूवमेंट भी कोऑर्डिनेट होता है टू इनिशिएट द आई मूवमेंट एंड बेसिकली इनहिबिट द रेस्ट ऑफ द मूवमेंट विच आर नॉट नीडेड, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस में टू इनिशिएट एनी मूवमेंट, to modulate any movement, for motor planning, okay, inhibition of the movements which are not required and maintaining of tone and posture, ठीक है। तो ये हो गए हमारे functions of basal ganglia, ठीक है। last thing left is applied aspect which is very important. Parkinson disease mostly एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसल गैंग्लिया अगर आता है तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर और पाथवेज, ठीक है। और अगर अप्लाइड एस्पेक्ट आता है, अप्लाइड एस्पेक्ट, तो सबसे पहले हम पार्किंसन ही डिस्कस कर लेते हैं। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल होता किस वजह से है, इसमें डैमेज हो जाते हैं कौन से, डोपामिनर्जिक फाइबर्स, डोपामिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है। ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है कि नाउ डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो डोपामिनर्जिक फाइबर डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कोज। अब डोपामिन फाइबर डैमेज होंगे तो बेसिकली ये डायरेक्ट पाथवे को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है डायरेक्ट पाथवे को। तो अल्टीमेटली जो हमारे सिम्टम्स आएंगे वो क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे जो एक्साइट करना था, जिसे मोटर एक्टिविटी बढ़ानी थी, उसमें मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपोकाइनेजिया, ठीक है। तो पार्किंसन का पहला सिम्टम क्या हुआ, हाइपोकाइनेजिया, हाइपोकाइनेजिया या फिर अकाइनेजिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी किस वजह से, डायरेक्ट पाथवे के इनहिबिशन की वजह से, ठीक है। सेकंड जो है, हम अब कैसे याद कर सकते हैं पार्किंसन डिजीज को, तो एक ट्रायंगल होती है ART, ठीक है। तो A फॉर अकाइनेजिया, R फॉर रिजिडिटी, ठीक है, एंड T फॉर ट्रेमर्स, ठीक है। अगर ये आप इतना एक्सप्लेन कर पाते हैं, दिस इज मोर देन इनफ कि पार्किंसन डिजीज होता क्या है, उसमें डोपामिनर्जिक फाइबर डैमेज होते हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ART सिम्टम होते हैं, उनका क्या कोज होता है वो हम देखते हैं। सो अकाइनेजिया का समझ आ गया कि डोपामिन जो है, डोपामिन डैमेज की वजह से डायरेक्ट पाथवे जो है वो एक्साइटेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है डिक्रीज इन मूवमेंट, अकाइनेजिया, ठीक है। रिजिडिटी किस वजह से होती है, हमने देख लिया, हमने देखा है रिजिडिटी की रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो है ना इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली डोपामिन नहीं है तो बेसिकली दोनों ही टाइप की मसल्स जो है एक्साइट होंगी, एक्सटेंसर्स भी और फ्लैक्सस भी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे उसे रिजिडिटी, रिजिडिटी कि दोनों ही टाइप की मसल्स इन्वॉल्व हैं। ये जो फाइबर्स हैं, जो रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर हैं, उनकी एक्साइटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल इनर्वेटेड है उनमें इंक्रीज टोन हो जाती है, जिसे हम बोलेंगे रिजिडिटी, ठीक है। लास्ट इज ट्रेमर। ट्रेमर किस वजह से होता है,
क्योंकि हमने बात की कि जो बैलेंस है एसिटाइल कोलिन और डोपा का बैलेंस है वो होना चाहिए। डोपा का बैलेंस जैसे ही कम होता है तो एसिटाइल कोलिन का इंक्रीज हो जाता है। जब भी एसिटाइल कोलिन का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में रीवर्बरेटिंग सर्किट्स बन जाएंगे। रीवर्बरेटिंग सर्किट्स, जैसे एक न्यूरॉन है इस तरफ जाना था, ठीक है, वो इस तरफ स्टिमुलेट करने की बजाय वो यहीं पे सर्कुलेट करता रहेगा एक्साइटेशन की वजह से, एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा होने की वजह से वहीं पे सर्किट्स बना लेगा और वहीं पे एक्साइट करता रहेगा, जिसकी वजह से सिर्फ वांटेड मसल्स जो है फ्लैक्सर्स एक्टिवेट होनी थी तो सिर्फ फ्लैक्सर्स एक्टिवेट नहीं होती, ओके, बेसिकली एक्सटेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। इन रीवर्बरेटिंग सर्किट्स की वजह से जो एंटागोनिस्ट मसल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे फ्लैक्शन होना है, सडनली एक्सटेंशन हो जाएगा, तो बेसिकली मूवमेंट ऐसी हो जाएगी कि कभी फ्लैक्शन कभी एक्सटेंशन, कभी फ्लैक्शन कभी एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं ट्रैमर्स, ठीक है। तो ट्रैमर्स रीवर्बरेटिंग सर्किट्स की वजह से, ठीक है। तो जो पार्किंसन डिजीज है उसमें हमारे ये 3 सिम्टम है। अगर आप इन तीनों की पैथोफिजियोलॉजी बता पाते हो, एकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड ट्रैमर्स, ठीक है। और पार्किंसन डिजीज होता है किस वजह से? डोपामिनर्जिक फाइबर की डैमेज की वजह से। इतना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। तो अगर ये डिजीज आता है, ये तो हो गया हाइपोकाइनेजिया की कंडीशन। अगर डोपामिन डैमेज होता है तो हाइपरकाइनेजिया। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन, अगर वाइस वर्सा होता है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी? मान लो डायरेक्ट पाथवे का ब्रेक हो गया तो हम बोलेंगे कि डिक्रीज हो जाती है मूवमेंट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट पाथवे का ब्रेक हो गया तो मूवमेंट्स डिक्रीज नहीं होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। जैसे जैसे हम हाइपरकाइनेजिया की कंडीशंस देखते हैं, ये हो गई हाइपोकाइनेजिया की कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट हाइपरकाइनेजिया की कंडीशन है, हम हाइपरकाइनेजिया की कंडीशन देख रहे हैं अब कि इंक्रीज मूवमेंट किस किस कंडीशन में होते हैं। तो फर्स्ट इज हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। ये जो डिजीज है इसमें क्या होता है? देयर इज डैमेज टू गाबार्जिक न्यूरॉन्स। गाबार्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट कैसे कंप्लेन करेगा? वो डांस करेगा एक रिदमिक कंडीशन में, हाइपरकाइनेटिक डांस करेगा, और डांस ऐसा होगा जैसे माइकल जैक्सन करता था, माइकल जैक्सन डांस, इसीलिए इसको बोलते हैं माइकल जैक्सन डांस। जो है इसकी प्रेजेंटेशन होगी बिकॉज ऑफ गाबार्जिक न्यूरॉन डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है हेमीब्लेस्मस। हेमीब्लेस्मस जो है वो क्या होता है? सब थैलेमिक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डैमेज हो जाती है। तो देयर इज डैमेज टू सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में डैमेज हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होगी सब्जेक्ट की? अरेबिक डांस, रिदमिक डांस होगा, अरेबिक डांस, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो है विल्सन डिजीज। ये भी हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है। विल्सन डिजीज में क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी में सिरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होता है, सिरुलोप्लाज्मिन, ठीक है, सिरुलोप्लाज्मिन, ये डिक्रीज हो जाता है। अब सिरुलोप्लाज्मिन का काम क्या है? ये बाइंड करता है कॉपर को। हमारे बॉडी में कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है ये सिरुलोप्लाज्मिन। अब कॉपर को बाइंड करने वाला प्रोटीन नहीं होगा तो कॉपर इंक्रीज हो जाएगा। अब कॉपर जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो लीवर, आईज और बेसल गैंग्लिया में स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में वो जो कॉपर है वो वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस जो डिजीज को बोलते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, इस डिजीज को बोलते हैं हिपैटोलेंटिकुलर डिजीज, हिपैटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन या हिपैटोलेंटिकुलर डिजीज। कुछ हाइपरकाइनेजिया और भी होते हैं, जैसे एथेटोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है, रिदमिक डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है। तो हाइपोकाइनेजिया में आप लिखेंगे पार्किंसन डिजीज और हाइपरकाइनेजिया में लिखेंगे हंटिंगटन डिजीज, हेमीब्लेस्मस, विल्सन डिजीज। तो हंटिंगटन डिजीज और विल्सन डिजीज ये जो दो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो इन 2 वीडियोस में हमने देखा पार्किंसन डिजीज, हमने देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, द सर्किटरी ऑफ बेसल गैंग्लिया, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे, इफेक्ट ऑफ डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे, सो अप्लाइड एंड फंक्शन। ठीक है, इन 2 वीडियोस में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।